Hello everyone, welcome to Education at your doorstep. This is Charul and we are going to start the lecture number 29 of Ecology and Environment. And in this lecture, we are going to talk about the eutrophication. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, let's discuss about what is eutrophication. It is basically over-enrichment of the river and the other water bodies in nutrients. तो गाइस होता क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन, लेकिन गाइस एज यू नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, जिसकी वजह से अगर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है हमारी वाटर बॉडीज़ में, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइट्रेट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है हमारी वाटर बॉडीज़ में, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू बेबी सिंड्रोम. गाइज अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो देन प्लीज़ गाइज आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो गाइज अभी बात करते हैं. यूट्रोफिकेशन इज बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ द इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और द इकोलॉजिकल सक्सेशन. तो गाइस होता क्या है कि जैसे जैसे सॉइल का टेक्सचर, न्यूट्रिएंट्स या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, वैसे वैसे वेजिटेशन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जिसे बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है. तो गाइस होता क्या है कि जहाँ से हमारी कोई भी वाटर बॉडी स्टार्ट होती है, वहाँ पर उसमें न्यूट्रिएंट्स, पोल्यूटेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी नहीं होती. लेकिन गाइस विद टाइम जैसे जैसे हमारी वाटर बॉडीज़ फ्लो करती जाती हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूटेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, एंड गाइस इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज हो जाती है. लेकिन गाइस कभी कभी जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं दैट दे कॉज द डेथ ऑफ द वाटर बॉडीज़. सो गाइस पहले बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हमारी वाटर बॉडीज़ में एंटर कैसे होते हैं. तो गाइस जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बेसिकली नेचुरली भी एंटर हो सकते हैं, क्योंकि जब हमारी वाटर बॉडीज़ मूव करती हैं तो उनकी कुछ एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो बैंक ऑफ द वाटर बॉडीज़ होता है वहाँ से कुछ सेडिमेंट्स निकल कर हमारी वाटर बॉडीज़ में आ जाते हैं. लेकिन गाइस बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारी वाटर बॉडीज़ में, they are basically because of the mixing of the pesticides, fertilizers, insecticides, industrial waste and the sewage in the water bodies, जिसे बोला जाता है कल्चरल यूट्रोफिकेशन. तो गाइस अगर जो यूट्रोफिकेशन है ये नेचुरली हो रहा है तो इसका रेट बहुत ही कम होगा, लेकिन अगर कल्चरल यूट्रोफिकेशन हो रहा है मतलब हम लोग उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, पोल्यूटेंट्स ऐड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा गाइस, जो यूट्रोफिकेशन का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है. तो गाइस अभी बात करते हैं जहाँ से हमारी वाटर बॉडी या फिर लेक सिस्टम स्टार्ट होता है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, पोल्यूटेंट्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है, एंड उस स्टेज को बोला जाता है ओलिगोट्रॉफिक. उसके बाद जैसे जैसे हमारी लेक थोड़ा सा आगे बढ़ती है, उसकी एज थोड़ी सी इंक्रीज होती है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, एंड उसे बोला जाता है मीसोट्रॉफिक स्टेज ऑफ द लेक सिस्टम. उसके बाद गाइस क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा ऐड हो जाते हैं किसी भी रीज़न के कारण, आइदर बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट और द सीवेज, जिसकी वजह से ओवर एनरिचमेंट ऑफ द लेक सिस्टम हो जाती है, जिसे बोला जाता है यूट्रॉफिक स्टेज ऑफ द लेक सिस्टम. उसके बाद गाइस अगर न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा ऐड हो जाते हैं या फिर हम लोग बोलें कि लेक सिस्टम की जो एज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी लेक की हो जाती है डेथ, एंड वहाँ पर हमारे वेटलैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड गाइस विद टाइम वहाँ पर फॉरेस्ट भी ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. तो गाइस पहले बात करते हैं कि जहाँ से हमारी लेक सिस्टम शुरू हुई, जब हमारी जो लेक थी वो बिल्कुल यंग थी, उसे बोला जाता है ओलिगोट्रॉफिक स्टेज. उसके बाद थोड़ी सी एज उसकी ज़्यादा हुई तो वो बन गई है मीसोट्रॉफिक. उसके बाद जब न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है तो हम लोग उसे बोलते हैं यूट्रॉफिक स्टेज, एंड उसके बाद हमारी लेक की हो जाती है डेथ, एंड वहाँ पर वेटलैंड्स एंड फॉरेस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है. तो गाइस अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो कि चेंज होते हैं विद एज ऑफ द लेक इकोसिस्टम. तो गाइस पहले बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, जहाँ से हमारी लेक सिस्टम ओरिजिनेट होती है. जब वो ओलिगोट्रॉफिक स्टेज में होती है, जब वो बहुत ही ज़्यादा यंग होती है,
तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन गाइस विद इंक्रीज इन एज क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। वो न्यूट्रिएंट्स हम लोग भी ऐड कर सकते हैं और वो नेचुरली भी ऐड हो सकते हैं। उसके बाद गाइस बात करते हैं पोल्यूटेंट्स की। तो गाइस क्या होता है कि जो हमारी लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, ये बेसिकली माउंटेन्स से ओरिजिनेट होती हैं। तो गाइस होता क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं होती तो इनमें ज़्यादा पोल्यूटेंट्स भी नहीं होते। लेकिन गाइस विद इंक्रीज इन एज क्या होता है, इनमें कुछ पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता होगा जैसे कि फ्लाई एशेस होते हैं, अगर ये भी हमारी वाटर बॉडी के साथ मिक्सअप हो जाएंगे देन दे आर कॉजिंग द पोल्यूशन। तो गाइस होगा क्या कि यूट्रॉफिक स्टेज में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, पोल्यूटेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन ओलिगोट्रॉफिक स्टेज में कोई भी पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। एंड गाइस तब क्या होगा, पोल्यूटेंट्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होगी। गाइस उसके बाद बात करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की। तो गाइस अगर हमारे वाटर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे तो उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, dissolved oxygen is inversely proportional to the amount of nutrients and the pollutants। तो गाइस क्या होगा, जब हमारी लेक बहुत यंग है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो उस टाइम उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। एंड गाइस विद इंक्रीज इन एज क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू हो जाएगी कम। तो गाइस अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी, कम होगी। मतलब dissolved oxygen is inversely proportional to the biological oxygen demand। तो इसका मतलब क्या हुआ, biological oxygen demand will be lesser in the oligotrophic stage and more will be in the eutrophic stage। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि जब ओलिगोट्रॉफिक स्टेज होगी, हमारी लेक सिस्टम बिल्कुल क्लियर होगी, तो सोलर रेडिएशंस आसानी से पेनिट्रेट कर पाएंगी, जिसे बोला जाता है कि उस टाइम फोटिक जोन बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन जब न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे, पोल्यूटेंट्स ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशंस आसानी से पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगी हमारी वाटर बॉडीज में, एंड उस टाइम फोटिक जोन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। उसके बाद गाइस बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी की। सो गाइस हमने क्या देखा कि जब हमारी लेक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यंग होती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, तो वहाँ पर अच्छे से वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गाइस क्या होता है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूट्रिएंट्स एंड द वेजिटेशन प्रेजेंट एट द एरिया। तो गाइस होगा क्या कि जब न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम है तो होगा क्या कि वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगी। तो ओलिगोट्रॉफिक स्टेज में गाइस क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है तो वेजिटेशन कम होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, बायोडाइवर्सिटी कम होगी। लेकिन गाइस यूट्रॉफिक स्टेज में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो चुके हैं, जो प्रोडक्टिविटी है वो भी ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो कर पाएगी, एंड इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि जो डोमिनेंस होती है एक स्पीशीज़ की। तो गाइस नॉर्मली क्या होता है कि जो डोमिनेंस होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बायोडाइवर्सिटी, लेकिन जो हमारी लेक सिस्टम होती है इसमें एक्सेप्शन होती है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी एंड डोमिनेंस भी कम होगी इन द ओलिगोट्रॉफिक स्टेज, एंड दोनों चीज़ें हाई होने वाली हैं इन द यूट्रॉफिक स्टेज। मतलब क्या हुआ गाइस, जब हमारी लेक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा यंग थी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम थे, जिसकी वजह से वेजिटेशन कम थी, बायोडाइवर्सिटी कम थी। लेकिन गाइस बायोडाइवर्सिटी कम होने का मतलब ये नहीं था कि वहाँ पर सिर्फ एक स्पीशीज़ प्रेजेंट थी। एक्चुअल में वहाँ पर कोई डोमिनेंस ही नहीं थी किसी स्पीशीज़ की। लेकिन गाइस विद टाइम क्या होगा, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन वहाँ पर डोमिनेंस ऑफ स्पीशीज़ भी इंक्रीज हो जाती है। तो गाइस उसके बाद हम लोग बात करते हैं फूड चेन की। तो गाइस ओलिगोट्रॉफिक स्टेज में तो हमने देखा कि वेजिटेशन ही बहुत कम है तो सिंपल फूड चेन पाई जाएगी। लेकिन विद इंक्रीज इन एज जैसे जैसे न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होंगे तो होगा क्या, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो हमारी फूड चेन है वो भी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगी। तो गाइस आपको पता होगा जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारी फूड चेन होती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है इकोसिस्टम की। तो गाइस क्या होगा, लेक की जो इकोसिस्टम है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पर होगा, जब हमारी लेक यूट्रॉफिक स्टेज में है, एंड मिनिमम कब होगी, जब हमारी लेक ओलिगोट्रॉफिक स्टेज में है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स या फिर पोल्यूटेंट्स हमारे लेक सिस्टम में एड ऑन हो जाते हैं जिसकी वजह से यूट्रॉफिकेशन होती है।
तो गाइस इसमें क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, या फिर जो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसमें नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट बहुत कुछ प्रेजेंट होता है। एंड गाइस इवन जो सीवेज वाटर भी है वो भी आजकल हमारी वाटर बॉडीज में मिक्सअप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एंड पोल्यूटेंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड प्रोडक्टिविटी एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम बेसिकली डिक्रीजेस। तो गाइस अभी बात करते हैं कि जब हमारी लेक सिस्टम बिल्कुल क्लियर थी, वहां पर कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं थे, बायोडाइवर्सिटी कम थी, लेकिन हाँ वहां पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी। एंड गाइस आपको क्या याद रखना है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि गाइस जो ओलिगोट्रॉफिक स्टेज है वहां पर तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ही बहुत ज़्यादा, तो वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड भी नहीं होती। लेकिन जो यूट्रॉफिक स्टेज होती है वहां पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। एंड गाइस ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट बायोडाइवर्सिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोमिनेंस, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाती है, दैट इज द लेक इकोसिस्टम, जिसमें गाइस होता क्या है कि जो हमारी यूट्रॉफिक स्टेज होती है वहां पर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, एंड गाइस वहाँ पर डोमिनेंस भी ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस आप नॉर्मली सोच कर देखो कि अगर एक स्पीशीज कहीं पर भी डोमिनेट करना शुरू कर दे तो वो बेसिकली बाकी स्पीशीज को वहाँ पर रहने नहीं देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे लेक इकोसिस्टम में। तो गाइस मैंने आपको यूकलिप्टस के बारे में बताया था कि कैसे वो इकोलॉजिकल टेररिस्ट बन जाता है, एंड जहाँ पर भी वो ग्रो होना शुरू होता है वहाँ पर गाइस क्या होता है कि जो हमारा यूकलिप्टस है उसकी डोमिनेंस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन गाइस आपको याद रखना है कि लेक सिस्टम इज बेसिकली द एक्सेप्शन। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होगा, हमारी एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर हो जाएगा एल्गल ब्लूम, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि जो भी एल्गी होगी वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से गाइस एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारी एल्गल है वो बेसिकली फ्लोट करना शुरू कर देगी हमारी वाटर बॉडीज़ पर, जिसकी वजह से जो पेनिट्रेशन ऑफ सोलर रेडिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो हमारी फिशेस की हो जाएगी डेथ। एंड गाइस जब फिशेस की डेथ होगी तो होगा क्या कि गाइस जब फिशेस की डेथ हुई तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होंगी वो भी फ्लोट करना शुरू कर देंगी वाटर बॉडीज़ पर, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशंस को और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी पेनिट्रेशन में, जिसकी वजह से गाइस क्या होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे हमारी लेक सिस्टम की डेथ हो जाएगी। तो गाइस देखते हैं क्या हुआ। पहले बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो कर गई, एल्गल ब्लूम हो गया, जिसकी वजह से गाइस क्या हुआ कि जो सोलर रेडिएशन थी उनकी पेनिट्रेशन कम हो गई, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हुई तो हमारी फिशेस की डेथ हो गई, एंड जो डेड फिशेस की बॉडी थी वो बेसिकली हमारी वाटर बॉडी पर फ्लोट करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशंस की पेनिट्रेशन और ज़्यादा कम हो गई, एंड धीरे धीरे हमारी लेक सिस्टम की हो जाती है डेथ। एंड वहाँ पर हमारी क्या ग्रो होंगे गाइस, वेटलैंड्स एंड दी फॉरेस्ट। तो गाइस अभी बात करते हैं जब जो हमारी लेक है उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पर वेटलैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, एंड गाइस इसे क्या बोला जाता है, सेरेक्लाइमेक्स स्टेज। तो गाइस हमें पता है दैट इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो गाइस होगा क्या कि पहले जब हमारी जो लेक है वो बहुत ही ज़्यादा यंग थी तो हमने बोला कि वो ओलिगोट्रॉफिक स्टेज में है, उसके बाद वो मीजोट्रॉफिक में आई, जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हो गए तो वो यूट्रॉफिक स्टेज में आई, उसके बाद उसकी डेथ हो चुकी है, एंड यहाँ पर वेटलैंड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड जो यहाँ पर वेटलैंड्स होंगे दैट विल बी ऑफ द स्वैम्प टाइप। मतलब क्या होगा, यहाँ पर हार्ड वुडी टाइप ऑफ श्रब्स प्रेजेंट होंगे, एंड गाइस इसे क्या बोला जाएगा, सेरेक्लाइमेक्स स्टेज। उसके बाद गाइस क्या होगा, विद टाइम यहाँ पर जो हाइड्रेशन है, सॉइल हाइड्रेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर वेटलैंड्स नहीं, उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। एंड गाइस आपको पता है जो भी क्लाइमेक्स स्टेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमने स्टेजेस अभी तक लेक सिस्टम की देखी उन सब में से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेज है दैट इज़ द सेरेक्लाइमिक स्टेज, जिसमें जो हमारी लेक सिस्टम है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाती है हमारे वेटलैंड्स में। तो गाइस अभी बात करते हैं बायो मैनिपुलेशन की।
तो गाइस हमने क्या देखा कि जब न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो होता क्या है कि एल्गल ब्लूम होता है, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशंस पेनिट्रेट नहीं हो पाती। उसकी वजह से फिशेस की डेथ होती है एंड उनकी बॉडी भी ऊपर फ्लोट करना शुरू करती है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन और ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन गाइस इसका एक जो सोल्यूशन है वो ढूंढ लिया गया है। तो गाइस किया क्या जाता है कि कहीं दूर से एक बड़ी सी फिश लेकर आते हैं जो हमारी डेड फिशेस होती हैं उनको खाती है, एल्गी को खा लेती है, जिसकी वजह से जो हमारी रिवर सिस्टम है, हमारा लेक है या फिर कोई भी वाटर बॉडी है, उसका पानी बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशंस आसानी से पेनिट्रेट हो पाती हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है एंड गाइस होता क्या है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो गाइस जो भी हमारी फिश खाएंगी उन्हें क्या बोलेंगे, पिसिवोरस स्पीशीज। तो गाइस होता क्या है कि एक बड़ी सी स्पीशीज को इस लेक सिस्टम में डाल दिया जाएगा जहां पर यूट्रोफिकेशन हो चुका है, एल्गल ब्लूम हो चुका है, जो कि कंज्यूम कर लेगी पूरी की पूरी एल्गी को, फिशेस को, जिसकी वजह से जो टॉप ऑफ द वाटर बॉडी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सोलर रेडिएशंस आसानी से पेनिट्रेट हो पाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारी लेक है वो दोबारा से जिंदा हो जाएगी। एंड इसी को गाइस क्या बोला जाता है, बायोमैनिपुलेशन, क्योंकि हमने बाहर से किसी चीज को हमारे लेक सिस्टम में डाल दिया है सो दैट हम लोग लेक को बचा सके डेथ से। सो गाइस अगर हमारी लेक सिस्टम की डेथ हो चुकी होती तो यहाँ पर वेटलैंड्स की फॉर्मेशन हो जाती। तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं बायो ऑगमेंटेशन की। तो गाइस होता क्या है कि जब हमारे वेटलैंड्स की फॉर्मेशन हो गई तो वहाँ पर क्या होगी, सॉइल हाइड्रेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग होगी। तो गाइस इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर एनारोबिक कंडीशंस बन जाएंगी, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। लेकिन गाइस हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के रेट को ज़्यादा करने के लिए वहाँ पर हम लोग मिथेनोट्रोपस बैक्टीरिया डाल देते हैं, जो कि बेसिकली एनारोबिक कंडीशंस में भी न्यूट्रिएंट को आसानी से रिसाइकल कर पाते हैं एंड इसी को बोला जाता है बायो ऑगमेंटेशन। एंड गाइस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर भी वेटलैंड्स की फॉर्मेशन होगी वहीं पर हम लोग मिथेनोट्रोपस बैक्टीरिया को डालते हैं, तो इसे इन सीटू ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। अगर हम लोग कहीं दूर जाकर इस चीज का ट्रीटमेंट करें तो उसे एक्स सीटू बोलेंगे, लेकिन अगर उसी जगह पर कर रहे हैं तो इसे इन सीटू ट्रीटमेंट बोल दिया जाता है। तो गाइस हमने बायो मैनिपुलेशन में क्या किया था, एक पिसिवोरस स्पीशीज को डाल दिया था सो दैट वो सारी की सारी डेड फिशेज एंड एल्गी को कंज्यूम कर ले एंड जो हमारी रिवर सिस्टम है, लेक सिस्टम है, उसको बिल्कुल क्लियर कर दे। लेकिन गाइस जब वेटलैंड्स की फॉर्मेशन हो गई वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग थी वो बहुत कम हो गई, तो वहाँ पर हमने मिथेनोट्रोपस बैक्टीरिया को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया, जो कि बेसिकली एनारोबिक कंडीशन में भी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर सकता है, डिकम्पोजिशन कर सकता है, जिसकी वजह से वेटलैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड इसे बोला जाता है बायो ऑगमेंटेशन। So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.